नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ किया और इसका मकसद 2047 के भारत को लेकर एक नजरिया विकसित करना है। इसे स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक ले जाने की योजना है। लेकिन ये नजरिया है क्या? प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। ये छलांग क्या है? अलग अलग मौकों पर सरकार ये बात कहती रही है। साल 2047 तक भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा करना है। 2047 यानी भारत की आज़ादी के 100 साल। सपना ये है कि भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए। क्या ये संभव है? इसके पक्ष में कई दलीलें हैं। ये कहा जाता है कि भारत फिलहाल $3.7 ट्रिलियन से ऊपर की अर्थव्यवस्था है और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो अगले 24 साल में भारत की अर्थव्यवस्था को 9 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। भारत से ऊपर बस अमेरिका है, चीन है, जर्मनी और जापान है। भारत जो है उसने ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है और इस तरह वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो सबसे पहला लक्ष्य ये है कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाए, क्योंकि मौजूदा $3.7 ट्रिलियन है और इसे ले जाना है कहीं ज़्यादा। फिलहाल भारत के पास $600 अरब मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत के पास एक विराट सर्विस सेक्टर है और उत्पादन में यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं। भारत का शेयर बाजार इन दिनों काफ़ी कुलाचे भर रहा है। सेंसेक्स 70,000 के आज पार रहा है। खास बात यह है कि कोविड के बाद जो आर्थिक अस्थिरता दुनिया भर में दिखाई दी, भारत उसमें सबसे ज़्यादा स्थिर रहा और उससे उबरा रहा। भारत में विकास दर उम्मीद से ज़्यादा तेज़ रही और इसे आने वाले दिनों में दुनिया में विकास का इंजन माना जा रहा है। लेकिन क्या 30 ट्रिलियन होने का सपना इतनी आसानी से हकीकत में बदल सकता है? इसकी चुनौतियां क्या हैं? क्या इसका भारत की खुशहाली से भी कोई वास्ता है? सबसे बड़ी चुनौती इसमें क्या क्या है वो भी देखते हैं कि चुनौतियां क्या आती हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत में आर्थिक गैर बराबरी काफ़ी है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हैं, लेकिन अगर आप देखें कि प्रति व्यक्ति आय क्या है तो इस मामले में दुनिया के 125 देशों में हम कहीं नहीं आते हैं। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो है वो हमारे यहाँ बहुत कम है। पहले 125 देशों में हम कहीं नहीं आते। भारत की सामाजिक गैर बराबरी भी विकास में रोड़ा बनती है। भारत का बाजार उतना बड़ा नहीं हो पाता जितनी उसमें संभावना है। जो कृषि क्षेत्रों की हताशा है, वहां पर जो ठहराव है, उसे भी दूर करना है। सच की पड़ताल में आज इस चुनौती के दोनों पक्ष हम देखेंगे। क्या भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है? क्या इसके रास्ते में चुनौतियां हैं? इस पर बातचीत हम करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, अर्थशास्त्री, और विजय सरदाना, अर्थशास्त्री। आप दोनों का इस इकोनॉमी के लिए जो लक्ष्य रखा गया है या 2047 तक जो उम्मीद है कि 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी भारत, सबसे पहले तो कितने आप इस पर होपफुल लगते हैं अभी जो नजर आता है? प्रोफेसर अरुण कुमार। देखिए, अर्थव्यवस्था तो बढ़ती रहती है, इसमें कोई दो शक नहीं कि किसी दिन हम $30 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। उससे पहले हम $10 ट्रिलियन और $5 ट्रिलियन भी पहुंच जाएंगे। पर हमको आंकड़ों के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप देखें तो पैंडेमिक में बहुत गड़बड़ हुआ। तो पैंडेमिक के पहले का हम उदाहरण ले लें तो पैंडेमिक के पहले अगर आप 4 साल देखें तो 8% की ग्रोथ थी, वो गिर के 3.1% तक आ गई थी। तो अगर उसका एवरेज मान लें कि 6% रहा था, तो अगर अर्थव्यवस्था आगे आने वाले समय में 6% बढ़ती है तो हमारी अर्थव्यवस्था 2047 तक 6% की रफ्तार से अगर बढ़ती है तो हम करीब करीब समझिए कि $15 ट्रिलियन के आसपास पहुंचेंगे और $30 ट्रिलियन नहीं पहुंचेंगे, मतलब आधे उस पे रह जाएंगे। और क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लक्ष्य तो रखना चाहिए ज्यादा बड़ा।
कि हो तो सकता है मतलब कि कि अगर हमें 9.55% पे बढ़ना होगा, अगर हमें 30 ट्रिलियन पे पहुंचना है, तो अभी मतलब कि 9.55% पे 24 साल बढ़ना बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि जैसे आपने प्रोफेसर गिनाया अरुण कई कुमार, चुनौतियां हैं। एक बात इसमें और ये रही कि भारत जो कोविड के दौरान देखा गया कि अर्थव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हताशा से गुजर रही थी, लेकिन उस दौरान भारत में एक तरह की स्थिरता भी रही और भारत में रिकवरी भी बेहतर रही और भारत को एक ग्रोथ इंजन भी माना जा रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था का। ऐसा देखिए, इसमें भी कई रहे, जैसे आपने कहा कि गैर बराबरी बहुत बढ़ गई। हमारा संघर्ष क्षेत्र तो बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए स्टॉक मार्केट बहुत उछाल पे है, लेकिन असंगठित क्षेत्र उतना अच्छा नहीं कर रहा। अभी जैसे ई श्रम पोर्टल में 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, तो वहां पे 94% कह रहे हैं कि हमारी आमदनी 10,000 रुपए प्रति माह से कम है, यानी कि वो गरीबी की रेखा के आसपास ही हैं। तो अगर 94% लोगों की परचेजिंग पावर कम रहती है, तो हमारा ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। तो 9.55% का ग्रोथ रेट जो हमें चाहिए, अगर हमें $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, तो बहुत कठिन लगता है। दूसरी बात जो मैं विजय कहूंगा कि सरदाना जी। अगर हमें विकसित देश बनना है, तो हमारी प्रति हाँ। व्यक्ति आय $14,000 प्रति व्यक्ति होनी चाहिए। और अगर हम सिर्फ 6% पे बढ़ते हैं, तो हम $9,000 पे पहुंचेंगे। तो यानी कि हम विकसित देश नहीं बनेंगे जब तक कि हम 8% की रफ्तार से नहीं बढ़ते हैं। कम से कम 8% की रफ्तार से बढ़ेंगे तो $14,000 प्रति व्यक्ति आय हो सकती है। तो 8% पे 24 साल बढ़ना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि बहुत सारे उसमें पर इसमें अड़चने आएंगी। लगातार 8% पे 24 साल बढ़ना, या इसमें ऐसा भी दौर हो सकता है कि किसी दौर में अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से बढ़े और कहीं कुछ गिरावट आए। तो विजय सरदाना जी, आपको ये लग रहा है कि इस तरह से 8 या 9 की जो ग्रोथ रेट है वो कर पाना मुमकिन नहीं होगा शायद? तो ये 2047 में जो 30 ट्रिलियन का लक्ष्य है वो ज्यादा महत्वाकांक्षी है? देखिए, दुनिया में महत्वाकांक्षी कुछ नहीं होता है अगर आपके पास प्लान सही है और आप अपने माइलस्टोन्स को टाइम पे अचीव कर रहे हैं। नहीं, सही आपने कहा, सबसे पर जो बड़ी प्रोफेसर अरुण कुमार कह रहे थे कि 9.9% पर अगर ग्रोथ रेट लगातार 24 साल बढ़ना होगा, तो क्या अभी देखते हुए अगर हम 6% का ग्रोथ रेट माने, ये मुमकिन है कि आप 9% पे बढ़ें 24 देखिए, साल? दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है जो अरुण कुमार जी कह रहे हैं, उस पर हमें गौर करना होगा। गौर इसलिए करना होगा कि जो काम आज हम कर रहे हैं, अगर यही काम हम करते रहे तो हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब ये है कि अगर आज हम एक नंबर गियर पे चल रहे हैं, अगर हमें अपनी रफ्तार को तीसरे या चौथे गियर पे अगर हम नहीं लेके आएंगे, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे नहीं पहुंच तो ये पाएंगे। ये तीसरे बात चौथे फिक्स गियर है। पे जो रफ्तार लाने की बात आपने की, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? कैसे वो तीसरे चौथे गियर पे आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे ये भी दिखता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम दुनिया के 125 देशों में भी नहीं आते हैं, जबकि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। देखिए, एक नंबर गियर पे वो इकोनॉमीज होती हैं जिनका ज्यादातर काम धंधा होता है कमोडिटीज में, कच्चे माल में, जो आज भारत का है। आज भारत का आप एक्सपोर्ट उठा के देख लीजिए, हम बेसिकली कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम जो माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कच्चा माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 2 नंबर गियर पे आता है मैन्युफैक्चरिंग। 3 नंबर गियर पे आता है रिसर्च बेस्ड, इनोवेशन बेस्ड एक्टिविटीज। भारत ने जो अभी तक ग्रोथ करी है वो सर्विसेज को लेके करी है, और सर्विसेज में ग्रोथ इसलिए अच्छी हम कर पाए क्योंकि वहां पे कानून सबसे कम है। लेकिन जब तक हम सर्विसेज की बात करते रहेंगे, भारत उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आज हम एंटर कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, जहां पे आदमियों की जरूरत कम है, मशीनों की जरूरत ज्यादा है। तो भारत ग्रोथ की जो मैन्युफैक्चरिंग चुनौती है, सेक्टर में चाहिए ज्यादा। भारत की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो जीडीपी नहीं है। भारत की सबसे बड़ी चुनौती है एम्प्लॉयमेंट। अगर हम सारी पॉलिसीज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ध्यान में रख के करें इंस्टेड ऑफ जीडीपी, तो शुरू में आपको दिक्कतें आएंगी क्योंकि आपको ग्रोथ स्लो दिखेगी, लेकिन सोशल स्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी।
और उसको टॉप अप करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग में R&D पे ध्यान देना पड़ेगा, इनोवेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। एक अच्छी बात जो भारत सरकार ने करी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खर्चा किया, जिसको अगले 10-12 साल और करना होगा। तो कुल मिला के जो हिंदुस्तान की ग्रोथ है वो डिपेंड करेगी कि हम अपने इंटेलेक्चुअल कैपिटल को कैसे बिल्ड करते हैं। आज इस अगर समय हमें सीख जी, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि इस समय जो भारत की ग्रोथ है उसे क्या फ्यूल कर रहा है। आप कह रहे थे सर्विस सेक्टर में ग्रोथ है, और जो उसका एक अफ्लुएंट तबका है, अमीर तबका है, वो अच्छा करता है, इसलिए स्टॉक मार्केट में काफी उछाल दिखती है। पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें जरूरत है कि ये ग्रोथ जो है शिफ्ट करे मैन्युफैक्चरिंग में। विजय सरदाना जी, देखिए, ऐसा है कि जो आज ग्रोथ है भारत की, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि भारत आज सबसे बड़ा बाजार है आबादी के लिहाज से। दूसरा, हम हाईली अनसैचुरेटेड हैं। हमारे पास चाहे वो कारों की आबादी हो या हॉस्पिटल्स हो या स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कुछ भी हो, हम जरूरत से जितनी हमारी जरूरत होनी चाहिए उससे काफी कम है। इसका मतलब लगातार सरकार का इन्वेस्टमेंट रहेगा, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट रहेगा अगले 20-30 साल तक। इसीलिए स्टॉक मार्केट में आपको रिफ्लेक्शन दिखता है, ग्रोथ दिखता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जहां पे भारत को ध्यान देने की जरूरत है वो है रिसर्च। उदाहरण ले लीजिए कि हिंदुस्तान में आज हम एरोनॉटिक्स की बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में HAL एक कंपनी है। अमेरिका में कितनी कंपनियां हैं जो एरोनॉटिक्स में हैं, या चाइना में कितनी कंपनियां हैं जो एविएशन में हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि जो इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, जब तक वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे कि जो हाई वैल्यू एक्टिविटी है वो आप करेंगे आयात, और आप कच्चा माल बेचते रहेंगे या लो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते रहेंगे। उससे आपका गुजारा होगा नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन जब भी होगा या करेंसी फ्लक्चुएशन जब भी होगा, बाजार से बाहर हो जाएंगे। बहुत आपने सिंपल सरल भाषा में समझाया कि कहां पर फोकस की जरूरत है और कच्चा माल एक्सपोर्ट करते रहने में क्या समस्या है और कैसे मैन्युफैक्चरिंग में ये ग्रोथ जो है उसको शिफ्ट करना होगा। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपके मुताबिक बड़ी चुनौती से हासिल करने के लिए और क्या है, या आप अगर सजेशंस दें कि ये जो स्थिति अभी है उसमें क्या बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो गैर बराबरी की हमने बात की, प्रति व्यक्ति आय की बात की, कृषि क्षेत्र की बात की, सुधार कहाँ जरूरत है जहां पे जो फ्यूल कर सकता हो इस ग्रोथ को। देखिए, विजय सरदाना जी ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हमें कि रोजगार हमें पैदा करना है। बेरोजगारी बहुत है, और जब आदमी बेरोजगार होता है तो वो समाज पे एक बोझ बन जाता है, क्योंकि उसको खाना पिलाना सब करना पड़ता है जो लोग रोजगार में होते हैं, और जीडीपी फिर नहीं बढ़ता। दूसरा, उन्होंने बताया कि R&D करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वैश्वीकरण आज है वो टेक्नोलॉजी के आधार पे है। जो टेक्नोलॉजी में आगे है वही जो विश्व में आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या है कि अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसमें तो रोजगार पैदा होता नहीं। संगठित क्षेत्र में सिर्फ 6% लोग काम करते हैं। तो हमें जो अपना इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है वो बदलना पड़ेगा। जो माइक्रो सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर है, जो कृषि है, वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। वहां पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो एक तो वो, उससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वहां पे उससे ग्रोथ होगी। दूसरी बात, उससे डिमांड जनरेट होगी तो संगठित क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों साथ साथ बढ़े तो होगा। तीसरी बात यह कि हमें शिक्षा पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब शिक्षा अच्छी होगी तभी हमारा R&D होगा। चौथी बात यह है कि R&D पे हमारा खर्चा बहुत कम है, 0.7% जीडीपी का है। चाइना में करीब 3% जीडीपी का है, जबकि उसकी अर्थव्यवस्था 5 गुना ज्यादा है। तो वो हमसे 20 गुना ज्यादा। विजय सरदाना जी ने भी ये बात कही कि रिसर्च के ऊपर भी खर्च की जरूरत है, और जैसे आप दोनों ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय जो है हमारे पास इतना ही है। तो जो चुनौतियां हैं और जो होना चाहिए उसके बारे में आप दोनों ने बताया, और ये भी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ को शिफ्ट करना होगा। कच्चे माल को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी जगह जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो बेहतर होंगे इकोनॉमी के लिए। और आज विकसित भारत एट 2047 की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया है। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। आज जिस कालखंड में भारत है उसमें व्यक्ति निर्माण का अभियान
बहुत ज्यादा अहम हो गया है। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है। मैं कहता हूं, भारत के लिए भी यही समय है, सही समय है। हमें इस अमृत काल के पल पल का लाभ उठाना है। हमें एक भी पल गंवाना नहीं है।